आप सुन रहे हैं मेरी 36 रानियां यतन के साथ ऑन यतन राइट्स। रुख से रुखसारी एक तरफ, इश्क बीमारी एक तरफ, अपने पाँव की जंजीरों सी अपनों से लाचारी एक तरफ। दोस्तों नमस्कार, मैं यतिन फिर से आया हूँ लेकर यति लिखते हैं की पेशकश और एक नया एपिसोड फ्रॉम द सीरीज मेरी 36 रानियां। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सुना कि मैंने प्रीतू को पाने के लिए कितने पापड़ बेले थे, फिर भी एक दिन दिल टूट गया और उससे अलग होने का डिसाइड कर लिया था और इस वजह से उसको काफ़ी कुछ बुरा भला बोलकर अपने मेस में अपना लंच कर रहा था कि मेरे फ्रेंड्स ने आकर बोला कि मेस के बाहर तुझे कोई बुला रहा है। मैंने उठने से मना कर दिया और अपने खाने पे जुटा रहा। अचानक से एक आवाज़ आई, अरे यतिन, और सबकी निगाहें आवाज़ की तरफ घूम गई क्योंकि बॉयज़ मेस में लड़की की आवाज़, शॉकिंग तो होगा ही ना। मुड़ के देखता हूं तो प्रीतू पीछे खड़ी। अरे यतिन, तुझे कब से ढूंढ रही हूं। मुंह का खाना पेट में गटकते हुए मैंने कहा, तू यहां कैसे आई? I mean, क्यों आई? अरे मैं तुझे कब से आवाज दे रही थी, तूने अनसुना कर दिया और चला आया, वो भी बिना बताए। वो जिशान को तेरे मेस का पता नहीं था तो उससे बोला कि किसी को भी पूछ और लेके चल मुझे जहां भी तू है। बड़े ही डिस्टर्ब टोन में एक सांस में वो बोली। मैंने उसको डिस्टर्ब देख सामने की चेयर पर बैठने को कहा। सारे मेस के लोग हमें घूर घूर के देख रहे थे, जैसे हमें किसी गड़े हुए धन का नक्शा मिल गया हो और हम उस तक पहुंचने का प्लान बना रहे हो, क्योंकि इसके पहले मेस में लेडीज के नाम पे सिर्फ वो रोटी बनाने वाली आंटी ही आती थी ना। अच्छा तो 2 मिनट बाहर रुक, मैं प्लेट रख कर आया। मैंने झट से प्लेट रखा। बाहर निकलते ही मैंने उसको पूछा, तू क्यों आई यहाँ? लेक्चर अटेंड नहीं करना क्या तुझे? जाने दे, वो मैं कल समझ लूंगी। चल तुझे सैंडविच खिलाती हूँ। अरे मैंने अभी तो खाना खाया। बड़े चिढ़े और अपनेपन की टोन में उसने कहा, इडियट, तुझे कुछ समझता नहीं है क्या? मुझे भूख लगी है। एक बार भी नहीं पूछा तूने खाना खाने को वहां पे। तुझे नहीं खाना तो मुझे खाते हुए देख। उस डफर की वजह से मैंने टिफिन भी नहीं खाया। ओह नो, सॉरी सॉरी, चल 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 जल्दी जल्दी। वॉक करते करते हम बड़बड़ करते चले जा रहे थे। वो मुझे गालियां दिए जा रही थी और मैं, लेकिन सुन, अरे नहीं ऐसा नहीं है, पर बस यही कर पा रहा था। और यार, औरत बोलने पे आए तो उससे कौन जीत सकता है। मैंने यूं ही पूछ लिया, ये सैंडविच से तू मुझे मनाना चाहती है? हाँ, तुझे कोई प्रॉब्लम? बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया उसने। बट क्यों? वो जो भी है, बस तू ऐसे गुस्सा मत हुआ कर यार, वो भी किसी बेवकूफ की वजह से। तू काफी स्पेशल है। समझ नहीं आया क्या आंसर दूं इस बात का। बस ऐसे लगा जैसे कुछ ठहरे हुए जज्बात संवरने लगे थे, वक्त और हालात फिर बदलने लगे थे। कोई आसमानों से इश्क ढूंढ लाया था, हम नजरों के शिकंजों में फंसने लगे थे। दोस्तों उस समय मोबाइल फोन्स बहुत कॉमन नहीं थे, किसी किसी के पास हुआ करते थे। 8 रुपए इनकमिंग और 16 रुपए आउटगोइंग चार्जेस हुआ करते थे। हाँ, लेकिन वो रेड कलर के कॉइन बॉक्स होते थे, पीसीओ बूथ, जिसमें 3 मिनट के 1 रुपए लगते थे उस समय। तो ऐसा करके हर शाम 10-15 कॉइन्स कब खत्म हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। दिन भर कॉलेज में साथ घूमना, फिर शाम को घंटों फोन पे बातें करना, ये बातों से जी ही नहीं भरता था। नहीं नहीं, हम कोई गलत बात नहीं करते थे। नो डर्टी और फिल्दी टॉक्स एवर। अब वो औरतों के पास बातें ही इतनी ज्यादा होती हैं कि क्या करें। ऐसा चलता रहा। मैं कब अननोन से खास बन गया पता ही नहीं चला। एक दिन उसने अपने बर्थडे के लिए सारे दोस्तों को लंच पे घर पे इनवाइट किया। उस गेस्ट लिस्ट में मैं और सैम भी थे। एज यूजुअल मैं थोड़ा डीले हो गया था, मतलब 12 बजे आफ्टरनून में आना था। वो बस और ऑटो करते करते देर हो गई और सारे पहुंच चुके थे सिवाय मेरे और सैम के। मैंने रास्ते में सैम को बोला भी कि भाई वी आर लेट, उन लोगों ने केक काट वाट लिया होगा, क्या फायदा जाके। नहीं यार, बोला है तो जाते हैं, अब आधा तो आ ही गए हैं। काफी कन्विंसिंग टोन में सैम ने आंसर दिया मुझे। खैर, हम घूमते घुमाते पहुंच ही गए किसी तरह से। ताज्जुब तो ये हुआ कि हम लगभग 1.5 घंटे लेट थे और अभी तक केक नहीं कटा था। वो इसलिए कि हम अभी पहुंचे नहीं थे। फर्स्ट टाइम मैं उसके घर आया था। जैसे ही मैं पहुंचा, जैसे वो छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। कहाँ रह गया था तू? कब से हम सारे वेट कर रहे हैं। सॉरी सॉरी बोलते हुए हमने घर में एंटर किया। देखा तो अंदर सारा झुंड बैठा हुआ था, लेकिन मुझसे ज्यादा खुश वो हुई थी। वो सबको भूल के मुझसे बात करने लगी कि देख ये किया, वो किया, ऐसा वैसा, ये वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तभी किनारे बैठा शंभू बोल पड़ा, अरे भाऊ तुमचा झाला असेल इंट्रोडक्शन तर केक कापूया का? मतलब अगर तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया हो तो केक काटा जाए क्या? इस पे सचिन ने आंसर दिया, नहीं नहीं चलने दे, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। मैंने सोचा इन कमीनों के हाथों से पिटने से अच्छा है केक काट लिया जाए। खैर मुझे बगल में खड़ा करके उसने केक काटा, फिर कहती है चल मैं तुझे सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और ऐसा बोल के सबसे पहले उसने भाई से मिलवाया, वही नताशा का भाई। यार वो मेजर हो चुका था, मेरी तो फट गई। और इंट्रोडक्शन भी कैसे दिया उसने, भाई यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू, वो नताशा वाला, हाँ वो यही है यतिन। मैं ही करके अपने दांत संभाल रहा था। फिर अपनी मॉम से मिलाया तो मॉम एंड सिस्टर बोलते हैं, अच्छा तू से यतिन, अच्छा किया तू आ गया, नहीं तो ये केक आज नहीं कटता था। फिर अपनी कॉलोनी के फ्रेंड से मिलाया, कोई कहता है बहुत सुना है आपके किस्से प्रीतू से हमने। आई विश आपने अच्छी बातों पे ध्यान दिया होगा। मैंने अपनी इमेज क्लीन करने की कोशिश की। उस दिन उसने वही कलर का ड्रेस पहना था जो मैंने एक दिन सैंडविच खाते हुए उसको बोला था, और वो सबके सामने बेझिझक बोल पड़ी, क्या यार यतिन तूने एक बार भी नहीं बोला कि हाउ एम आई लुकिंग इन दिस ड्रेस? तभी सैम की खुजली जागी, हाँ यतिन बोलना कि यू लुकिंग फैब एंड गॉर्जियस। वो एक्चुअली मैं हड़बड़ाहट में तारीफ करना भूल गया था, बट डैमेज कंट्रोल करते हुए मैंने कहा, हाँ यस मैंने बोला, अभी तूने सुना नहीं? मैंने तो आते ही नोटिस किया, इनफैक्ट वो इयररिंग्स भी तेरे सूट से मैच हो रही है। हाँ वाह सच्ची तूने देखी इयररिंग्स? तुझे पता है मेरे डैड ने दी मुझे गिफ्ट। हाँ बहुत सुंदर है, इट्स मैचिंग। इवन आंटी की इयररिंग्स भी बहुत प्यारी है, और आंटी पे भी काफी सूट कर रही है, दोनों मैचिंग है ना? दोस्तों पहले एपिसोड में मैंने कहा था ना, औरत किसी भी उम्र की हो तारीफ जरूर पसंद करती है। आंटी ने टिपिकल अपने मेवाड़ी टोन में कहा, मर ने तो सुना ही था तू बातें घनी करे से, और सारे हंस पड़े। उस दिन उन सब ने हम दोस्तों की इतनी खातिर की, इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकता। उस खातिर से ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि मेवाड़ में मेहमानों को कितने दिल से वेलकम करते होंगे। ये सब देखते हुए सैम मेरे पास हल्के से आके मेरे कान में बोलता है, अबे सुन आइडिया मेरा, चीफ गेस्ट तू बना घूम रहा है। और हम दोनों हंस पड़े। मेरी उस खातिर को देख के उस भीड़ में जो एक दो और भी लाइन में थे वो खुद लाइन से बाहर हो गए। उसकी मॉम मुझे ढूंढ ढूंढ कर आम रस देती थी। वो उनके घर आम का पेड़ था और अप्रैल का महीना था तो प्योर आम रस मिल रहा था। हमने वो कोडैक के रोल वाले कैमरे में बहुत सारी फोटोज क्लिक की और फिर शाम होते होते वहां से निकल गए। अगले दिन क्लास में यही चर्चा कि यतिन की बहुत खातिर हुई वगैरह वगैरह। ये इश्क था या दोस्ती नहीं पता, लेकिन बिना मिले बिना बात किए कोई दिन नहीं जाता था। हमारे रूम पे फीमेल्स अलाउड नहीं थी। हमारे रूम की ओनर आंटी की एज लगभग 60 प्लस रही होगी। तो एक दिन प्रीतू मेरे साथ आई और आते ही आंटी के पैर छुए उसने। अब हमारे देश में जब आप किसी भी सीनियर के पैर छुओ वो खुश रहो तो बोल ही देगा। आंटी पागल हो गई खुशी से। कुछ दिनों में इस वजह से ऐसा लगने लगा था कि मैं नहीं वो उस घर में रेंट पे रहती है। उनके पेड़ों के आम तोड़ के देना, उनके किचन में जाके उनके लिए चाय बना लाना, उनको बिस्किट ला के देना वगैरह वगैरह। मेरे रूम पार्टनर से ये देखा नहीं जा रहा था। एक दिन उसने बोल ही दिया कि कहीं तू इस आंटी की जायदाद तो नहीं हड़पना चाहती। दोस्तों ये करते करते 1 साल कब बीत गया पता नहीं चला। अगला सेमेस्टर भी आ गया। आगे की टर्म फी भरनी थी तो 2 दिन के लिए घर आया था। यूजुअली हमेशा 10-15 दिन में वापस जाता था पुणे, क्योंकि कोई खास वजह नहीं थी ना जाने की जल्दी। अब तो थी, बट इस बार हमने डिसाइड किया कि 2-3 दिन में वापस पुणे आ जाऊंगा। थोड़ा छुट्टी का फायदा होगा, साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ आगे की स्टडीज देखेंगे और पुणे भी एक्सप्लोर करेंगे उसी बहाने। लेकिन अपना सब सोचा हुआ कहाँ होता है इस दुनिया में। अब मुझे घर आके 1-2 दिन ही हुआ था कि अचानक एक दिन 5-6 लोग डैड को पूछते हुए घर आए। पता चला वो बैंक से हैं। पूछने पर समझ आया कि वो डैड का बिजनेस लोन का ईएमआई नहीं पे हुआ है साल भर से, उसकी रीपेमेंट के लिए आए हैं। काफी प्रेशर बनाया उन्होंने ड्यूज तुरंत क्लियर करने का। फाइनली करते कराते 1 हफ्ते का टाइम दिया टोटल ड्यूज पे करने के लिए। अजीब सा लूप था ये। यहाँ मेरी फीस भरने की डेडलाइन है नेक्स्ट वीक, अदरवाइज कॉलेज नहीं जा सकता, और वहां बैंक की डेडलाइन, अदरवाइज प्रॉपर्टी का ऑक्शन। मेरी समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए। अचानक से घर की इनकम लाखों से जीरो हो चुकी थी। फीस तो बहुत दूर की बात हुई, ये हुआ कि पहले बैंक से कैसे बचा जाए, और इसमें से भी बच गए तो डैड का बिजनेस पूरी तरह से लॉस में जा चुका था। कर्जे के साथ साथ जेब के भी पैसे चले गए थे।
अब उस समय की मेरी सोच की कैपेसिटी के हिसाब से मुझे जो सही लगा मैंने वो किया और स्टडी में ब्रेक ले लिया ताकि मैं घर की सिचुएशन को सपोर्ट कर सकूं। परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन फिर से आया। अब जहां अपने पैजामे में आग लगी हो तो ऐसे में इश्क क्या खाक होता। जहां ये सोचने की नौबत न बचे कि दिन कैसे बीतेगा, वहां इश्क की क्या औकात। इसमें से बाहर आते आते काफी समय निकल गया। इस दरमियान प्रीतू का मुझे कॉल आता तो मैं अवॉइड करता या बात करता भी तो ज्यादा नहीं। उसको कुछ बता सकूं ऐसा कुछ अच्छा नहीं था और कॉल पे एक्सप्लेन करना मेरे बस का नहीं था। बीच में मैंने कोशिश की कि 1-2 दिन के लिए पुणे आके प्रीतू को मिल सकूं और उसको एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन उसके लिए सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो मैंने भी हाथ पैर मारना छोड़ दिया था। दोस्तों, मेरे इस एपिसोड से कुछ मिले ना मिले, लेकिन इस बात की सीख जरूर मिलती है कि जिंदगी में जब भी खुश होने का मौका मिले ना, खुश हो लो, क्योंकि समय की अगली करवट क्या होगी ये ना आपकी कुंडली बता सकती है ना ही कोई व्यक्ति। खैर, मेरे ये मुफलिसी के दिन चल रहे थे और प्रीतू से कोई खास बातचीत नहीं हो पाती। हालांकि जब हमारी बात होती कभी कभी तो उसकी बातों में ना मिल पाने का पेन साफ होता था। मैं अगर उसको बता भी देता तो अपने आप को डिस्टर्ब करने के सिवा शायद क्या कर सकती थी वो, कुछ नहीं। उसको डिफेंस ज्वाइन करना था, उस हिसाब से वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी। मुझे अपना घर बचाना था, उस हिसाब से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। शहर की दूरियां और अपने लाइफ गोल्स दोनों फेवरेबल नहीं थे मेरे लिए। अब इस समय कोई रिश्ते नहीं दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि युद्ध बड़ा भीषण है, सबका अपना अपना रण है। समय का पहिया नहीं रुकेगा, प्रतिद्वंदी हर एक क्षण है, दांव लगा है हर जीवन पर, नश्वर कारक हर कण है। एक दिन रात को अपनी ऑफिस से आने के बाद डिनर करके लगभग 11:30 बजे मैं अपनी सोसाइटी में यूं ही दोस्तों के साथ बैठ गप्पे मार रहा था कि एक ब्लैंक कॉल आई। कोई आवाज ना आने पर मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। वो कॉल फिर से आई और फिर वही की कोई आवाज नहीं आई, मैंने फिर डिस्कनेक्ट कर दिया। ऐसा लगभग 8 या 10 बार हुआ। मैं तो ऑलरेडी परेशान था। फिर सोचा कि कोई बैंक वाला तो नहीं जानबूझकर परेशान कर रहा हो पैसों के लिए, या फिर कोई रॉन्ग नंबर होगा शायद। मैंने उस नंबर पे कॉल बैक करने की कोशिश भी की, बट या तो कोई रिसीव नहीं करता और रिसीव करता तो कोई आवाज नहीं आती। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल सा हो गया, क्योंकि पहले ही जिंदगी में अचानक घोड़े लग गए थे और नए घोड़े के लिए मैं तैयार नहीं था। तो थोड़ा टेंशन हुआ तो घर जाकर सो गया कि सुबह देखते हैं कौन है। आपको पता है कौन था वो या किसकी कॉल थी वो? रॉन्ग नंबर था या सही कॉल थी? कौन था जो इस तरह लगातार कॉल पे कॉल किए जा रहा था? कोई परेशानी तो जरूर थी, लेकिन क्या? अपना गेस कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस राज के खुलने तक जुड़े रहिए मेरे यानी यतिन के साथ अगले एपिसोड में मेरी 36 रानियां बाय यतिन राइट्स। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको पता चल सके कि आपका गेस सही है या नहीं। तब तक के लिए विश मी लव एंड लक। धन्यवाद दोस्तों।